Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with VKS. I am Dr. Babar, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट. सो इस वीडियो में जो है हम फोर्स एंड मोशन के जो MCQs हैं वो सॉल्व करेंगे. और ये मैंने सोचा है कि एक सीरीज़ स्टार्ट करूं फोर्स एंड मोशन में. इसमें मैं तकरीबन जो है आपको वन डायमेंशनल मोशन जो है 1D और टू डायमेंशनल मोशन और उसके साथ साथ मोमेंटम एंड केसेस, जो भी इलास्टिक इन इलास्टिक ये सारे केसेस वगैरह हैं, ये पूरे जो है मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको. ठीक है. अच्छा, इस वीडियो बनाने का रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने हर जो है चैप्टर पर ऑलमोस्ट वीडियोस बनाई हुई हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, प्रैक्टिस MCQs की बात कर रहा हूँ या प्रैक्टिस वर्कशीट्स की बात कर रहा हूँ. तकरीबन जैसे कि वेव्स वाले चैप्टर हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, तो हर चैप्टर के ऊपर जो है वीडियोस अवेलेबल हैं. सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे पास ये काइनेमेटिक्स की वीडियोस नहीं बनी हुई, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स. अच्छा, फ़र्क क्या है अब इनमें? फोर्स एंड मोशन जो नाम लिखा है ना इन्होंने, बेसिकली उनके अंदर इस चैप्टर के अंदर इन्होंने वन डायमेंशनल मोशन को भी रखा है, टू डायमेंशनल मोशन को भी रखा है, मोमेंटम और केसेस को भी रखा है. ठीक है. एक्चुअल में ये जो फोर्स एंड मोशन है इसमें काइनेमेटिक्स है और डायनामिक्स है. काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है कि काइनेमेटिक्स में आप पढ़ते हो वन डायमेंशनल मोशन तो पढ़ते हो उसमें, लेकिन आप जो है फोर्स को एक्सक्लूड कर देते हो. लेकिन डायनामिक्स में आप मोमेंटम के केसेस वगैरह पढ़ोगे, फोर्स भी उसके साथ साथ मिलाओगे, और फिर एडिशन में उसके साथ साथ अलग से पढ़ोगे प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि एक सेपरेट केस है टू डायमेंशनल मोशन का. बहरहाल कहने का मकसद ये है कि फोर्स एंड मोशन के अंदर MCQ सीरीज मैंने स्टार्ट इसी वजह से की है कि उसमें आपको ये वाले MCQs वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल या मोमेंटम के केसेस ये मैं सब आपको करवाऊंगा. अब आप इसको फोर्स एंड मोशन सीरीज बोलो, काइनेमेटिक्स बोलो, डायनामिक्स बोलो या अलग से प्रोजेक्टाइल मोशन बोलो, ये जो है बात जो है एक ही है. अच्छा, ये वीडियो 01 है, इसका टाइटल भी मैं 01 ही रखूंगा, और उसके बाद जो है ये 02, 03 इस तरह से, फिर जब तक ये हमारे MCQs खत्म नहीं हो जाते तब तक जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, यहां पर मैं आपको डिस्प्ले भी कर दूंगा क्वेश्चंस के. एक क्वेश्चन है हमारे पास, अ बास्केटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड अलोंग अ पैराबोलिक पाथ, व्हाट इज द बॉल्स एक्सीलरेशन एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट. अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वो क्या है कि आपके पास जो एक बास्केटबॉल है जिसको आपने थ्रो किया है, सपोज करो कि, अच्छा, और किस पाथ के अंदर? ये पैराबोलिक पाथ के अंदर. तो पैराबोलिक पाथ किस तरह से होता है फिजिक्स के अंदर? ये इस तरह से होता है. सपोज करो कि ये आपका बास्केटबॉल है, इसको हमने इस तरह से थ्रो किया. अच्छा, सवाल क्या पूछा गया है कि व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन कहां पर? एक्सीलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट. अगर मैं इस तरह से लिखूं तो भी सवाल ठीक है, या मैं इसकी जगह पर एच मैक्स लिख दूं, यानी कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर. आपको पता है कि मैक्सिमम पॉइंट कौन सा होता है? ये वाला मैक्सिमम पॉइंट होता है, जो कि अर्थ से बिल्कुल जो है टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये हमारा मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होता है. अच्छा, एक चीज और, जब आपकी शुरू के अंदर जब आप बॉल को या किसी चीज को, प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हो तो उसकी वेलोसिटी अपवर्ड होती है. एक बात और याद करने वाली बात, अब इसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स पे मैं आपको बता रहा हूं, ताकि इससे रिलेटेड अगर और क्वेश्चंस आए तो वो आप किस तरह से कर सकते हो. इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन 10 सेकंड की भी नहीं है, लेकिन समझाने का मकसद ये है कि अगर इस तरह के कोई और जो है अगर सवाल आए तो वो आप कर सको. इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन शुरू में कहां होता है? अपवर्ड. देखो ये वेलोसिटी कहां जा रही है? अपवर्ड जा रही है. बेसिकली अगर इसको इस तरह से देखो आप कि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है अपवर्ड है. अच्छा, ग्रेविटी कहां एक्ट करती है? ग्रेविटी हमेशा प्रोजेक्टाइल पर डाउनवर्ड एक्ट करती है. ग्रेविटी, यहां जो एक्सीलरेशन है, ग्रेविटी इज बेसिकली एक्सीलरेशन, ये ऑलवेज एक्ट करती है वर्टिकली डाउनवर्ड. अब आपका सवाल जो है इसी स्टेटमेंट से हल हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड. अब एक बात देखो, जब ये बॉडी ऊपर जाएगी तो इस पर ग्रेविटी कहां लगेगी? ग्रेविटी लगेगी डाउनवर्ड. तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है वो ओवरऑल इसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड इसकी डिक्रीज करेगी. स्पीड क्या करेगी? इसकी डिक्रीज करेगी.
और जब तक ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं वी वाई और एक होता है वी वाई और दूसरा होता है वी एक्स। एक्स के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता तो एक्स हमेशा सेम रहता है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो कंपोनेंट बचेगा वो बचेगा वी एक्स, और जो यहाँ पर कंपोनेंट खत्म हो जाएगा वो कौन सा होगा, क्योंकि स्पीड डिक्रीज होकर फाइनली यहाँ पर आकर वी वाई की जो यानी कि वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, यानी कि दी ओनली कंपोनेंट एट द मैक्सिमम हाइट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो ये एक बात समझने वाली। अच्छा, दूसरी बात कि जब ये बॉडी नीचे आएगी, तो जब ये बॉडी नीचे आएगी तो बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होगा डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटी का भी डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो, और ग्रेविटी का डायरेक्शन, ग्रेविटी वेलोसिटी का डायरेक्शन वो डाउनवर्ड और ग्रेविटी का डायरेक्शन दोनों का डाउनवर्ड। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। अब स्पीड ने इंक्रीज किया तो इसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी जब फाइनली यहां तक पहुंचेगी तो वो स्पीड अप होती जाएगी। ठीक, अब ये मैंने आपको जनरली इसका मैकेनिज्म बता दिया। क्या मैंने आपको बताया कि बॉडी शुरू में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्ट करेगी, आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है जो इस तरह से है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दूसरी है वर्टिकल वेलोसिटी। अब हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो ये हमेशा सेम रहेगी। वर्टिकल के डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट करती है डाउनवर्ड या अपवर्ड। तो अगर डाउनवर्ड ग्रेविटी एक्ट करेगी तो वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी, और अपवर्ड अगर एक्ट करेगी ग्रेविटी ग्रेविटी सॉरी अपना हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगी, वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड होगी या अपवर्ड होगी। तो वेलोसिटी अगर डाउनवर्ड होगी और ग्रेविटी ऑलरेडी डाउनवर्ड, तो ये बॉडी क्या होगी, स्लो डाउन करेगी, ओ सॉरी अपना स्पीड अप करेगी, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। और अगर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है और ग्रेविटी डाउनवर्ड, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी, जो मैंने आपको यहां पर बताया। अब होगा क्या, यहां पर देखो, यहां पर जब आप देखोगे तो बॉडी के पास हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो मौजूद है, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, लेकिन आपकी जो ग्रेविटी है वो हर पॉइंट के ऊपर डाउनवर्ड लग रही है। तो इसका अगर मैं यहां पर आपको डायग्राम बनाकर दिखाऊं तो इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, ये इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं, ये डिफरेंट डिफरेंट मैं पॉइंट्स बना रहा हूं, तो हर पॉइंट पर जो है ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो यहां पर भी क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो सवाल में बस यही पूछा गया था, लेकिन रिलेवेंट चीजें थी जिसमें आपको पता होना चाहिए कि बॉडी की वेलोसिटी किस तरह से इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इसको मैंने काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, वो इसी वजह से क्योंकि तो इसको एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर वेलोसिटी ग्रेविटी डायरेक्शन होगा तो स्पीड करती जाएगी, जैसे कि शुरू में होता है, बॉडी मैक्सिमम हाइट तक जाती है, उसके बाद मैक्सिमम बॉडी जब वापस आती है अर्थ की तरफ या किसी सरफेस की तरफ तो उसकी स्पीड इंक्रीज करती है। लेकिन थ्रू आउट मोशन जो ग्रेविटी का डायरेक्शन होता है वो जी एक्ट करती है डाउनवर्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सवाल सिंपल है लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो लाजमी है, ताकि इससे इस तरह के मजीद क्वेश्चंस आपको तंग ना करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि अ बॉम्बर ड्रॉप्स अ बॉम्ब व्हेन इट इज वर्टिकली अबव द टारगेट। अब इसका मतलब क्या है कि सपोज करो कि यहां पर ये टारगेट है हमारा, दिस इज टारगेट। अब बॉम्बर क्या कर रहा है, बॉम्बर का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई प्लेन है या कोई ऐसी जो है चीज है जो कि यहाँ पर यहाँ से गुजर रही है। अब ये यहाँ से गुजर रही है, जब ये एग्जैक्टली इसके ऊपर है, ठीक है, तो ये बॉम्ब को ड्रॉप कर रहा है, तो ये बॉम्ब को ड्रॉप कर रहा है, तो बॉम्ब की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ड्रॉपिंग के केस में जीरो होती है। अच्छा, इसकी अपनी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, जो भी ये बॉम्बर है, प्लेन है, कुछ भी है, इसकी अपनी कोई वेलोसिटी होगी। और देखो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है कि इट मिसेस द टारगेट। अब ये टारगेट मिस कर रहा है, यानी कि इसने ये बॉम्ब ड्रॉप किया लेकिन ये टारगेट से मिस हो गया, बल्कि ये आगे जाकर गिरा यहाँ पे। तो ये क्यों हुआ, तो सबसे पहले इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि कोई भी चीज अगर मूव करती है
जैसे कि अगर यहाँ पर मैं बॉम्बर का एग्जांपल दूं, तो बॉम्बर देखो एयर के अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो जब ये बॉम्ब को ड्रॉप करेगा ना यहाँ पे, तो बॉम्ब की वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो होगी, जिसको ड्रॉपिंग के केस में हमने जीरो सपोज किया, लेकिन इसके पास जो है सर्टेन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लाजमी होगी। तो कौन सी होगी? जो इस प्लेन की या जो इस बॉम्बर की है, यानी कि बॉम्ब की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वही होगी जो इस प्लेन की या इस बॉम्बर की है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस जो है चीज में से ये निकला है, सपोज करो कि अगर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकेंड, तो ये जब गिरेगा ना तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी 400 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो होगी जीरो। अब वर्टिकल फिलहाल जीरो होगी, तो ये आगे जाकर आगे इसके पास वर्टिकल भी आ जाएगी टाइम जैसे ही गुजरेगा। तो फर्क क्या होगा कि वर्टिकल डायरेक्शन की वजह से, वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से, जो इसकी वेलोसिटी बॉम्बर की थी उसी की वजह से ये जो है अपना टारगेट मिस कर जाएगा और ये थोड़ा सा आगे गिरेगा। आपने ये नॉर्मल देखा होगा कि अगर कोई हेलीकॉप्टर है, जैसे कि वो असेंड कर रहा है, अगर कोई हेलीकॉप्टर असेंड कर रहा है, ये एसटीबी के अंदर एक एग्जांपल भी था, असेंड कर रहा है। असेंड का मतलब ये है कि ये ऊपर जा रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है। तो अगर ये ऊपर जा रहा है और वहां पर ये कोई पैकेज ड्रॉप करता है, पैकेज ड्रॉप करना मतलब कि इसने कोई पैकेज ड्रॉप किया और उसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या हो जाएगी? जीरो। लेकिन वो उसी टाइम नीचे नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इनिशियल इसकी जो हेलीकॉप्टर है उसकी वेलोसिटी अपवर्ड है ना, तो इस पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी भी थोड़ी देर अपवर्ड होगी और उसके बाद ये नीचे आएगा, यानी थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है और बिकॉज ऑफ ये इनर्शिया की वजह से होता है। जैसे कि अगर ट्रेन में आप मूव कर रहे हो, ट्रेन अगर 300 या अगर ट्रेन सपोज करो 100 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है, तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो भी 100 मीटर पर सेकंड होगी। अब आप अगर जंप करोगे बाहर की तरफ या बाहर निकल के अपने आप को छोड़ दोगे, तो आपके पास वही वेलोसिटी होगी जो ट्रेन की होगी। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं और इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, दूसरा हमारे पास है कि टू इंप्रूव द जंपिंग अ लॉन्गर जंपर शुड जंप एट द एंगल ऑफ, यानी कि अगर आपको जंप करना है, जंपिंग में बेसिकली क्या होता है, आपके पास रेंज की जो वैल्यू होती है ना वो ज्यादा होनी चाहिए। ये जो जंपिंग वाले गेम्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि स्कोर्स बने हुए होते हैं, यहाँ पर सपोज करो 7 है, 14 है, 21 है, तो यहाँ पर अगर कोई सपोज करो कि यहाँ से स्टार्ट है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से, तो अगर यहाँ से जंप करोगे आप, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये इस तरह से, ये बेसिकली रेंज है। और रेंज क्या होती है? ये रेंज होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल ने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया उसको हम बोलते हैं रेंज। तो अगर रेंज मैक्सिमम कब होता है, आपको रेंज का फॉर्मूला पता होगा कि रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, यानी कि साइन 2 थीटा की जब वैल्यू मैक्सिमम आएगी, साइन 2 थीटा की जब वैल्यू मैक्सिमम आएगी, तो आपके पास क्या होगा? रेंज मैक्सिमम होगा, आर मैक्स होगा। साइन 2 थीटा मैक्सिमम कितना मिलता है, या साइन की जो वैल्यू मैक्सिमम होती है वो कितनी होती है? साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ठीक है, 1 1 कौन सी एंगल पर होता है? 90 डिग्री पर। आपने देखा होगा 1 कौन सी एंगल पर होता है? 90 डिग्री पर। तो यहां पर अगर इस थीटा का इनवर्स निकालेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 90 डिग्री, और ये 2 को उधर लेकर जाओगे तो ये साइन 90 अपॉन 2, ये कितना आएगा? 45 डिग्री। यानी कि 45 डिग्री पे आपको जो रेंज मिलेगा वो क्या मिलेगा? मैक्सिमम। To opt the maximum range or to attain the maximum range, you have to jump at the angle of 45 degree to have the maximum horizontal distance। अगर आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए आपको जंप करना पड़ेगा कौन सी एंगल पे? 45 डिग्री की एंगल पे। उसके बाद आपको जो है रेंज मैक्सिमम मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर दूसरा एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 के टू बॉडीज आर अनइक्वल मास प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस are acted upon by equal forces for equal times. Just after these forces are removed, the body of greater mass। अब आपके पास जो है वो बॉडी है, एक जो है दो बॉडीज हैं बल्कि, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करूं, टू बॉडीज उसके यानी कि मासेस क्या है? अनइक्वल है। अनइक्वल का मकसद क्या हुआ कि अगर एक बॉडी है m1
तो सपोज करो कि उसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर। और अगर दूसरी बॉडी है m2 और इसका मास क्या होगा, अगर अनइक्वल है तो लेस होगा। अब आपने किया है कि इन दोनों के ऊपर सेम टाइम के सेम टाइम के लिए सेम टाइम लिया गया है, सेम टाइम लिया दोनों के ऊपर जो फोर्स लगाया है। अब आपने थोड़ी देर के बाद वो फोर्स हटा दिया है, तो आपसे पूछा गया है कि ग्रेटर मास के ऊपर या ग्रेटर मास के पास क्या होगा, एक्सीलरेशन ज्यादा होगी, ग्रेटर मोमेंटम होगा, स्मॉलर मोमेंटम होगा, या सेम मोमेंटम होगा इज द अदर बॉडी। तो इस सेम टाइम के लिए मैं आपको बता दूं कि फोर्स इनटू टाइम, आपने सेम फोर्स लगाया है और सेम टाइम के लिए लगाया है, तो अगर सेम फोर्स है सेम टाइम है तो एफ इंटू टी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं कि ये इम्पल्स का फॉर्मूला है, और इम्पल्स को या मोमेंटम को आप सेम कंसीडर कर सकते हो। फोर्स इनटू टाइम, अगर सेम फोर्स लगा है हॉरिजॉन्टल और अपना टाइम ऑफ कांटेक्ट भी सेम है, तो इसकी जो मोमेंटम होगी वो सेम होगी, यानी कि जो इस बॉडी का मोमेंटम होगा वही इसी बॉडी का मोमेंटम होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आपके पास है कि एट मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। अब मैंने पहले इस क्वेश्चन में ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। मैक्सिमम हाइट पर बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। अब जो जीरो कर रहे हैं ना उनको दोनों हाथ सैल्यूट, क्योंकि थोड़ी देर मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर बॉडी का सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट जीरो होता है, वो होता है वी वाई। उसके पास वेलोसिटी होती है कौन सी, वी एक्स। ये बात हमेशा याद कर लो। और ये मैंने आपको प्रोजेक्टाइल, अगर किसी को भी मसला है ना प्रोजेक्टाइल में, क्योंकि शुरू में प्रोजेक्टाइल मोशन के जो है वो क्वेश्चंस वगैरह गिवन है, इसी चैनल पर जाकर वीडियो देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन वन शॉट, मोशन वन शॉट। उसमें एक जो है घंटे में मैंने पूरी ये जो है ना वीडियो प्रोजेक्टाइल के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बताए हुए हैं, और प्रैक्टिस के 2-4 क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं, तो वो देखो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब देखो, यानी कि बॉडी शुरू में जब ऊपर जा रही थी, बॉडी जब शुरू में ऊपर जा रही है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। पहले इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी वर्टिकल, उसके बाद ये कम हो गई, उसके बाद मज़ीद कम हो गई, और उसके बाद ये मज़ीद कम हो गई, उसके बाद ये यहाँ तक आते आते ये ज़ीरो हो गई। अब ये नीचे आएगी तो ये इंक्रीज़ करेगी, फिर ये मज़ीद इंक्रीज़ करेगी, फिर ये मज़ीद, फिर ये मज़ीद, और ये इस तरह से इंक्रीज़ करती जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी के पास यहाँ पर दोनों कंपोनेंट्स अवेलेबल है, वी वाई भी है, वी एक्स भी है। हाँ, वी वाई ज़्यादा है लेकिन अवेलेबल है, वी वाई कम हो रहा है लेकिन है। तो ये मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए इसके पास वी एक्स भी है, वी वाई भी है। यहां पर भी देखो बॉडी के पास वी वाई भी है और वी एक्स भी है। तो बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट के ऊपर तो मैक्सिमम नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि वहां पर तो इसके पास वी वाई मौजूद ही नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसके पास ओनली कंपोनेंट है वो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी का एक कंपोनेंट पूरा का पूरा गायब है, तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो वेलोसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, मिनिमम। जीरो नहीं होगी, मिनिमम होगी। मिनिमम यानी कि कम से कम उसकी कोई वैल्यू होगी, जो हॉरिजॉन्टल की वैल्यू होगी वही मैक्सिमम हाइट के ऊपर बॉडी की प्रोजेक्टाइल की वैल्यू होगी। अच्छा, दूसरा है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी इज इक्वल्स टू, यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको बताना है जो कि बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है अंडर दी ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा, जब फ्रीली फॉल मोशन, सबसे पहले फ्रीली फॉल मोशन होती क्या है, फ्रीली फॉल मोशन सिंपली आप उसको बोलते हो जिसमें आप बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी या किसी बॉडी को ड्रॉप कर दो और उसको ग्रेविटी के रहमो करम पर छोड़ दो। ये मेरे टीचर के वर्ड्स हैं जो जिसने मुझे फिजिक्स पढ़ाई थी अपना इंटरमीडिएट के अंदर, जब मैं एमडी गेट की तैयारी कर रहा था तो उसने ये हमें चीज बताई थी, सिंपल डेफिनेशन, ड्रॉप कर दो, ग्रेविटी के रहमो करम पर बॉडी को छोड़ दो, दैट इज सिंपली फ्रीली फॉल मोशन। अब देखो, जब बॉडी फ्रीली फॉल मोशन करती है तो उसकी एक्सीलरेशन किसकी इक्वल होती है, ग्रेविटी के। अब आपसे सवाल जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम ये किसके इक्वल मिलेगा, लेकिन कंडीशन है कि फ्री फॉल ये पूछा गया है, तो हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा फोर्स के इक्वल। ये बात हमने पढ़ी है। फोर्स हमारा किसके इक्वल होगा, फोर्स हमारा इक्वल होगा एम ए के इक्वल। लेकिन यहां पर जो एक्सीलरेशन है वो किसके इक्वल है, ग्रेविटी के। तो एक्सीलरेशन अगर ग्रेविटी के इक्वल है तो यहां पर मैं लिखूंगा mg। तो mg हमें क्या मिला, mg हमें क्या मिला, mg हमें मिला वेट के इक्वल। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा दूसरा सवाल है सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 7, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू, चेंज इन मोमेंटम आपको पता नहीं है। अच्छा सिंपल अगर चेंज पूछी जाए ना तो अब मुझे पता नहीं है कि सवाल बनाने वाले ने किस तरह से पूछा है। सिंपल जो चेंज होती है वो इम्पल्स के इक्वल भी होती है, इम्पल्स। और अगर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्योंकि कभी कभी चेंज हम बोलते हैं लेकिन टाइम को लिखते नहीं है, मतलब बोलते नहीं है लेकिन टाइम को कंसिडर करते हैं, यानी कि चेंज, इसको भी आप चेंज ही कंसिडर करोगे। लेकिन कभी कभी इसको जो है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है। तो अगर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है तो ये फोर्स भी हो सकता है। तो अब इसने जिस हिसाब से पूछा है उस हिसाब से आप देख लेना, क्योंकि ये दोनों मैंने आपको इसके जो है वो ऑप्शंस बता दिए। अच्छा दूसरा क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8, न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ। तो न्यूटन सेकंड जो यूनिट है ये लीनियर मोमेंटम का है। अब ये किस तरह से, मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम वी। अब ये मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट होता है केजी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, इसका एक तो यूनिट ये कंसिडर करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, इसको मीटर के साथ, सॉरी अपना सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई भी करो, डिवाइड भी करो, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा, ये यहां से किलोग्राम मीटर, और ये नीचे दोनों सेकंड आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये बन गया सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये हमारा होता है, और ये हमने यहां पर रख दिया सेकंड, ये हमारा किसके इक्वल होता है, न्यूटन के, और ये हमारा सेकंड, न्यूटन इंटू सेकंड ये मोमेंटम का भी यूनिट है, और न्यूटन इंटू सेकंड ये जो है वो इम्पल्स का भी यूनिट है, दोनों का यही जो है वो यूनिट है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि, अच्छा दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 9 हमसे मिस हो गया, इम्पल्स ऑफ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉडी जो है अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इम्पल्स क्या होगा, वेरी लार्ज, वेरी स्मॉल, मे बी लार्ज और स्मॉल, इज ऑलवेज जीरो। तो अब देखो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वही सेम फॉर्मूला जो मोमेंटम के लिए है, एफ इंटू, एक तो इम्पल्स का फॉर्मूला ये है, ठीक है, एफ इंटू टी। दूसरा क्या है, दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास चेंज इन मोमेंटम के लिए। अच्छा अगर इसको इस हिसाब से करेंगे, फोर्स एम ए इंटू टी, ठीक है, एम ए इंटू टी। तो बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है तो इसकी एक्सीलरेशन क्या होगी, एक्सीलरेशन होगी जीरो। एक्सीलरेशन अगर जीरो होगी तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन दी वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फोर्स। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पूछा गया है, सेम जो पहले मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है ना, उसी में से ये सवाल होगा, आई एम श्योर, इज ऑलवेज। अच्छा इन प्रोजेक्टाइल मोशन दी वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है। अब इनिशियल वेलोसिटी शुरू में कहाँ थी, इस डायरेक्शन में। अगर शुरू में आपको लग रहा होगा कि ये मैंने फालतू में बताई ये चीज, तो यहाँ पर देखो ये 2-3 सवाल तो इसी में से आ चुके हैं। वेलोसिटी जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फोर्स, हमेशा फोर्स के परपेंडिकुलर होती है। इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फोर्स फॉर द हाफ ऑफ जर्नी, इज परपेंडिकुलर टू फोर्स फॉर हाफ ऑफ जर्नी, तो ये नहीं है। इज नेवर परपेंडिकुलर टू फोर्स, इज परपेंडिकुलर टू फोर्स एट वन इंस्टेंट ओनली, यानी कि ये फोर्स के परपेंडिकुलर होती है सिर्फ और सिर्फ एक जो है आपका इंस्टेंट होता है उसके ऊपर। अच्छा तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताऊं कि प्रोजेक्टाइल की ग्रेविटी क्या है, डाउनवर्ड, वेलोसिटी का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, शुरू में इस डायरेक्शन में, उसके बाद इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर ये मैक्सिमम हाइट पर आएगा तो वेलोसिटी का जो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर देखोगे तो ग्रेविटी क्या होगी, डाउनवर्ड। तो अगर इसके साथ में मास मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन जाएगा, वेट, और ये वेट जो है ये आल्सो
फोर्स है, फोर्स। तो फोर्स बाकी किसी भी पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है सिवाय मैक्सिमम हाइट के। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इज परपेंडिकुलर टू फोर्स एट ओनली वन इंस्टेंट। ठीक है, ये चीज भी मैंने आपको हिंट देकर समझा दी। दूसरा क्या है, अ कार मूव्स फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद विद वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक टू लाहौर विद वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी इट्स एवरेज वेलोसिटी। अब आप जो है इसको करने के लिए क्या करोगे, ये सपोज करोगे लाहौर और ये इस्लामाबाद, ठीक है। अब बॉडी लाहौर से इस्लामाबाद गई है, वेलोसिटी क्या है इसकी 100 किलोमीटर पर आवर, वापस आई है किसके साथ 80 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछी गई है, एवरेज वेलोसिटी गई है आपसे, तो किस तरह से फाइंड करोगे, फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का, वी ए वी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये जो फॉर्मूला है ये इसी के लिए। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। अब आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट निकालोगे ये वो, लेकिन कुछ भी नहीं करना, क्यों, बॉडी जिस पॉइंट से गई है वो वहां जाकर उसी पॉइंट पर रिटर्न किया है बॉडी ने, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया जीरो, तो जीरो के साथ इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो इसकी जो वेलोसिटी आपको मिलेगी वो जीरो मिलेगी, और ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब उसके बाद एक क्वेश्चन है, 13-14 क्वेश्चन हम करते हैं और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर जितनी वीडियोस बनी वो हम चलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फ्रीली फॉल under the action of gravity such that it covers s1 distance in first second, s2 in second and third। सिंपल आपसे पूछा गया है कि s1 s2 s3 का रेशो बताओ, s1 s2 s3 का रेशो बताओ किसके लिए, फॉर फ्री फॉल, फॉर फ्री फॉल। अभी आपको इसी वजह से समझ नहीं आती क्योंकि आपने फिजिक्स जो पढ़ी होती है ना बुक्स में से, वो सवाल आपने उस तरह से नहीं किए होते, सवाल बिल्कुल ही जो है वो चेंज होते हैं, और अपना जो फार्मूलाज आपने देखते हो याद करते हो, तो सवालों की आप जो है प्रैक्टिस उस तरह से नहीं करते। तो फ्री फॉल में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है ना, पहले सेकंड के लिए 1 सेकंड 2 सेकंड एंड 3 सेकंड्स। अच्छा, पहले सेकंड के लिए क्या होगा, तो यहां पर देखो अगर मैं फ्री फॉल रखूंगा तो फ्री फॉल का मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो यहां पर मुझे हाइट निकालनी, हाइट का फॉर्मूला क्या है 1/2 GT²। क्यों, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड है, क्योंकि ड्रॉप की है ना तो फाइनली ये नीचे आएगी, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड, तो ग्रेविटी के सामने पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसको मुझे आपको सही से समझाने दो, समझो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यानी कि ये वाला जो टर्म है ये खत्म हो गया सबसे पहले। उसके बाद क्या बचा 1/2 ए टी स्क्वायर। एक्सीलरेशन किसके इक्वल है, पॉजिटिव जी के, पॉजिटिव जी के क्यों, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड है, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। एस इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। अब पहले सेकंड के लिए क्या होगा, अच्छा G/2 आपने क्या रखना है, जी ग्रेविटी है, तो सिंपल इसको मैं 10/2 टी स्क्वायर भी लिख सकता हूं, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5t स्क्वायर। अब फॉर्मूला जो आ गया ना सिंप्लीफाइड वो ये आ गया फ्री फॉल के लिए, डिस्टेंस के लिए। पहला सेकंड है तो पहले सेकंड के लिए पहले सेकंड के लिए क्या आएगा 5 मीटर, दूसरा सेकंड मुझे निकालना है तो 5t स्क्वायर करूंगा, 5t स्क्वायर 5 इंटू टाइम कितना 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू 5 कितना होगा 4 टू सॉरी अपना 4 5 ये अपना होगा 20, और तीसरा क्या होगा 5t स्क्वायर, तो 5 3 स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना होगा ये 9 इंटू 5 ये होगा 45। अब रेशियो निकालो 5 20 और ये 45, तो ये कितना जाएगा 1 और 4 9,
तो ऑप्शन चेक करो 149, ऑप्शन नंबर बी जो है वो मौजूद है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये जो है इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर फ्री फॉल मोशन S1 S2 S3 सिंप्लीफाइड फॉर्मूला क्या आ गया 5t स्क्वायर 10/2 5t स्क्वायर हमने पहले सेकंड के लिए किया, पहले सेकंड के लिए कितना आया 5 मीटर, दूसरे सेकंड के लिए किया 2 सेकंड तक किया तो ये आया हमारे पास 20 मीटर, 3 सेकंड्स के लिए किया तो हमने ये हमारे पास आया 45 मीटर्स, और जब इनका रेशो हमने निकाला तो हमें रेशो क्या मिला 149। इसके बाद आपके पास एक जो है वो ग्राफ पर क्वेश्चन है, देखते हैं सिंपल है या मुश्किल है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है कि आपको डिस्टेंस बताना है कि बॉडी ने कितना ट्रेवल किया है, डिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का काफी जो है ना वो ग्राफ में फर्क है, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब आप कंसीडर करोगे ना तो यहां पर ही आपकी बनी हुई होती है ओरिजिन, तो जब ऊपर जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए पॉजिटिव लोगे, लेकिन जब नीचे आओगे ना तो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो ये इन बातों का जो है ख्याल करना है आपने। इसके बाद क्या है हमारे पास, इसका डायग्राम किस तरह से है, ये वैल्यू है 10 और 20 और ये 30 तक ये ऊपर गया, या 20 तक ये ऊपर गया है, उसके बाद ये इस तरह से, और उसके बाद ये आया है नीचे, ठीक है। ये इस पॉइंट पर है 20 और ये हमारा है 40। तो ये हमारे पास जो है, अच्छा ये वेलोसिटी और ये हमारा टाइम, इसको वेलोसिटी को मैं इस तरह से लिख देता हूँ। अच्छा, तो डिस्टेंस आपसे पूछा गया है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बताओ कि कितना होगा। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, सिंपल है सवाल। डिस्टेंस बेसिकली किसके इक्वल होता है, इन दोनों की जब आप प्रोडक्ट निकालोगे ना तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। अच्छा, प्रोडक्ट क्यों निकालनी है, क्यों? क्योंकि हमें एरिया से डिस्टेंस मिलेगा। एरिया किसको बोलते हैं, यानी कि एरिया किस तरह से निकलेगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको मिला। अब एरिया किस तरह से आप फाइंड करते हो, ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, पहली शेप इसको मैं ए लिख लेता हूँ, दूसरी बी और तीसरी सी। दूसरी शेप क्या है, स्क्वायर, और तीसरी शेप क्या है, तीसरी शेप है आपके पास वो भी ट्राइंगल है। तो अब किस तरह से आपने करना है, इस ट्राइंगल को भी सॉल्व करना है, इसको भी करना है स्क्वायर को, और इस ट्राइंगल को भी करना है, सबको सम कर लेना है, आपका जो आंसर वो आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड का। अब देखो एरिया इस ट्राइंगल का एरिया का, ट्राइंगल के एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब देखो ट्राइंगल के लिए पहला ट्राइंगल है 1/2, सेम लिखा, बेस कितना है 0 से 20, 0 से 20 गया तो चेंज कितनी आई 20, हाइट कितनी है, 0 से 20, तो हाइट भी 20, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 200 मीटर। तो ये एक तो हमारे पास आ गया। अच्छा, दूसरा फाइंड करो स्क्वायर का एरिया होता है हमारे पास बेस इंटू हाइट, बेस देखो 20 से 40 गया है तो चेंज कितनी आई 20, हाइट में कितना गया है 0 से 20, तो ये भी 20 आया, तो ये आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 400 मीटर। दूसरा आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल के लिए फाइंड करना है, सी के लिए। तो ट्राइंगल सी, इसको मैं लिख लेता हूं, ये किसके लिए, ये अपना ये भी किस तरह से होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, बेस इसके लिए कितना है ट्राइंगल के लिए, यहां पर ये जो है कोई वैल्यू मिसिंग है, 0 20 40, मेरे ख्याल से यहां पर 60 आएगा, तो ये भी चेंज कितनी होगी, ये भी चेंज होगी 20, और हाइट में कितना होगा, हाइट में 0 से 20, तो ये भी 20 होगा, तो ये 200 ये 400 और ये 400 कितना होगा 800 होगा। अब ये जो है वो कंफर्म नहीं है, कि मेरे ख्याल से ये 60 ही होगा, इसमें ग्राफ में ये जो है ना चीज़ मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ बतानी है इनको, यहाँ पर देखें ना बेस हमारा मिसिंग है, 40 से तो जाएगा लेकिन 40 से कहाँ तक जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये 60 होगा, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 800 मीटर बनेगा। अगर करेक्ट ऑप्शन नहीं भी हो, यहाँ पर 60 ना भी हो, तो आपको पैटर्न पता चल गया कि किस तरह से आपको एरिया फाइंड करनी है, पहले ट्राइंगल की फाइंड करोगे, फिर स्क्वायर की करोगे, फिर जो है इसकी करोगे। अच्छा, आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि 20 सेकेंड्स तक डिस्टेंस बताओ, तो 20 सेकेंड्स तक कितना हुआ है 200 मीटर,
40 सेकंड्स तक बताओ, तो 40 सेकंड्स तक कितना हुआ है 600 मीटर, 20 इसका 400 इसका कितना हो गया 600 मीटर। और अगर आपसे पूछ सकता है कि ये अपना 40 से 60 तक का डिस्टेंस बताओ, तो 40 से 60 तक का भी आप डिस्टेंस जो है वो बता सकते हो 200 मीटर। तो इस तरह से आपसे जो है वो सवाल पूछे जा सकते हैं और ऐसे सवाल आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन